everyone. So I hope you are doing well. So in this video we are going to continue our copy जो कि हम last two videos में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे and we are reading Suti Sharma ma'am की copy of GS1. So in GS1 section she scored 119, which is very good score, and we have read question number 10, question number 12. Now first question of today is without a further ado, let's get started from the first question of today. So it was the politics of the period within China, between China and India, and between China and the USSR that precipitated in 1962 Indo-China War. Basically ये Indo-China War के बारे में पूछ रहा है, तो you can see कि ये सिलेबस के किस पार्ट से रिलेटेड है. ये वर्ड हिस्ट्री से रिलेटेड कह सकते हो, वर्ड से नहीं, या फिर यूँ कह लो वर्ड से, या फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडिया का क्या कंडीशन था, क्या सिचुएशन था, या डेवलपमेंट जो टॉपिक लिखा है पोस्ट इंडिपेंडेंस का डेवलपमेंट, उससे हम कनेक्ट कर सकते हैं. सो लेट्स सी. सो इंट्रोडक्शन में मैम लिखती है दैट the 1962 Indo-China War has often been seen as a major watershed in terms of changing relations with our largest neighbor. So simple सा overview दे दिया गया है यहाँ पे. Next, the what is this? The adage of हिंदी चीनी, अच्छा ये बोला जाता है ना, हिंदी चीनी भाई भाई, was turned into animosity. It was largely an outcome of politics. Politics का था. जैसे विद इन चाइना, ये जो कीवर्ड लिखा था ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विद इन चाइना. विद इन चाइना से क्या मतलब है, लाइक जैसे फैक्शन विद द कम्युनिस्ट पार्टी वर डिवाइडेड रिगार्डिंग रिलेशंस विद इंडिया एंड अ फ्रेंडली और अग्रेसिव टेरिटोरियल पॉलिसी रिगार्डिंग तिब्बत. ठीक है, ये तिब्बत से रिलेटेड का था ना, अग्रेसिव पॉलिसी थी कि तिब्बत को कब्जा करना है. आफ्टर द असाइलम ऑफ यस दलाई लामा के असाइलम के बाद तो ये एक्सेप्टेड. देन माओ जेडांग जो लीडर है ऑल्सो वांटेड टू डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम ग्रोइंग इंटरनल डिससेटिस्फेक्शन विथ हिज कल्चरल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी. जो उनकी पॉलिसी है उससे मतलब वो अटेंशन डाइवर्ट करना चाहते थे. येस ऑफ कोर्स. नेक्स्ट, एंड बिटवीन चाइना एंड इंडिया के बारे में बात करें तो क्या कंडीशन थी. वाइल द पंचशील, जो पंचशील है, आइडिया है हमारा पंचशील, एंड पंचशील प्रिंसिपल्स हैड लेड द बेसिस फॉर कॉपरेशन एंड नॉन इंटरफेरेंस. द इशू ऑफ ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ तिब्बत वॉज अ थॉर्नी इशू. ठीक है, सो पंचशील का जो हमारा प्रिंसिपल है उसको यहाँ पे लिखा गया है. देन द नॉन डिमार्केशन एंड एग्रीमेंट ओवर बाउंड्री लाइन. जैसे एग्रीमेंट जो था हमारा बाउंड्री लाइन पे, उसका डिमार्केशन नहीं था. सो स्पेशली इन वेस्टर्न बाउंड्री, जो वेस्टर्न बाउंड्री रही है, जैसे मैकमोहन लाइन बोलता है. क्लेम्स ओवर अरुणाचल प्रदेश पे क्लेम था इनका. एंड सक्षम वैली वर कंटिन्यूइंग इशू. एंड देन बिटवीन चाइना एंड यूएसएसआर. ये कुछ ऐसे जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसपे यू हैव दी लाइक जनरल आंसर लिख दो फिर ठीक है, बट यू कैन सी कि ये पूरा पेज भरा हुआ गया है यहाँ पे. ठीक है, एंड देन बिटवीन चाइना एंड यूएसएसआर, डिस्पाइट सेम आइडियोलॉजिकल जो इनकी मोरिंग थी, एंड दे वर कंस्टेंट टसल बिटवीन बोथ टू क्लेम लीडरशिप ऑफ वर्ल्ड कम्युनलिज्म पे. इन दोनों के बीच में टसल चल रहा था. एंड देन चाइना का था चाइनीज अग्रेसिव एक्शन वॉज अ मीन्स ऑफ asserting superiority and displaying military might, especially to a country favorable to Brunei. सॉरी, रसिया. ओके, रसिया और चाइना के बारे में बात हो रही है ना, तो उसी के बारे में कि दोनों में क्या था, आइडियोलॉजी तो सेम थी, बट वो उनके बीच में टसल चलता रहता था लीडरशिप को लेके कि कम्युनिज्म को लीड कौन करेगा. ठीक है, सो ये. देन इवन अब लेट्स सी, इवन द टाइमिंग ऑफ द वॉर जो था, टाइमिंग था coinciding with the
क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो उस टाइम पे चल रहा था वॉज ड्रिवन बाय पॉलिटिकल कंसिडरेशंस जैसे अदर येट उसके बाद अदर फैक्टर्स एट प्ले कौन कौन से अदर फैक्टर थे जिनका रोल था. सो यहाँ पे था डिज़ायर फॉर टेरिटरी. सही बात, डिज़ायर था टेरिटरी को लेके, जैसे मेकिंग एसेंशियल नेचर ऑफ Chinese nationhood continuing till today. Desire to assert control in the neighborhood, reduce इंडियाज़ इमेज, इंडिया के इमेज को कम करना, एंड इकोनॉमिक कंसिड्रेशन भी था एंड कल्चरल कंसिड्रेशन भी था, एसिमिलेशन ऑफ तिब्बत एंड ऑल. सो येट द चाइनीज़ का जो चाइना वॉर था प्रूव्ड टू बी अ सॉकर फॉर इंडिया. सॉकर इंडिया के लिए शॉक था, सही बात है. फोर्सिंग अस टू realizing our foreign policy and strengthen military to prevent further nationalism. ठीक है, ये तो बेसिकली इंडो चाइना वार के बारे में था कि उस टाइम पे सिचुएशंस क्या क्या थी, विद इन इंडिया में क्या, विद इन चाइना में क्या चल रहा था, बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बीच में कैसे कंडीशन थे, एंड चाइना एंड यूएसएसआर के बीच क्या चीज़ें चल रही थी. ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये 15 मार्क का क्वेश्चन था. नेक्स्ट देखते हैं हम. डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस पीरियड. सो ये अगेन सोशियो रिलीजियस मूवमेंट से रिलेटेड है. एंड यहाँ पे ये है, फर्स्ट 2 पॉइंट्स लिखे हैं. क्रिएशन ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, सेकेंड इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन. लेट्स सी इसका मतलब क्या. स्वतंत्रता से पूर्व अवधि के दौरान सामाजिक धार्मिक आंदोलन के योगदान क्या रहा है, क्या इम्पोर्टेंस रहा है. 2 पॉइंट्स में बताना है. राष्ट्रीय चेतना का निर्माण, दूसरा महिलाओं की मुक्ति. लेट्स सी द स्पिरिट ऑफ सोशियो रिलीजियस मूवमेंट. ठीक है, प्री इंडिपेंडेंस आर ऑफन रिफर्ड इज एज बंगाल रेनेसा, हाईलाइटिंग द न्यूनेस ऑफ लिबरल आइडिया. ठीक है, ये यू कैन सी जितना मैंने अभी तक कंसेप्ट पढ़ा है उसमें मेरे को एक चीज़ समझ में आएगी दैट जब हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है उसमें जस्ट टू पुट दी ओवरव्यू इन द इंट्रोडक्शन सेक्शन, लाइक ओवरव्यू आप बता दो, वो भी सफिशिएंट है. अब जैसे मैम के सारे आंसर्स में मेरे को एक ओवरव्यू मिला है कि अब जैसे पानीपत का वॉर के बारे में पूछा था जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें, तो उसमें जस्ट लिखा गया कि पानीपत का वॉर किसके किसके बीच में हुआ था. ठीक है, वो 3 लाइन में हो गया और हम आगे बढ़ गए. ठीक है, तो ये चीज़ है. एंड देन यहाँ पे जो पहला सब रीडिंग है, जो पहला चीज़ पूछा गया, क्रिएशन ऑफ नेशनल कॉन्शियसनेस, वही डायरेक्टली कुछ भी इधर उधर की चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है, जो पूछा गया है उसको एड्रेस करो. ठीक है, सो दैट इज़ द फर्स्ट लर्निंग टू वी हैव टू लर्न. सो ये लर्निंग है कि हमें ये सीखना है कि ट्राई टू एड्रेस द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. जो डिमांड है, जो क्वेश्चन की डिमांड है, वो उसको एड्रेस करने की कोशिश करो, नॉट कि जो कि हमें पता है. ठीक है, व्हाट वी यूज टू डू इज़ लाइक कि हमें जो पता होता है हम उसको लिखने लगते हैं, बट जो डिमांड है उसको एड्रेस करो प्रॉपर. ये देखो प्रॉपर सब हेडिंग्स हैं, सब हेडिंग में भी प्रॉपर स्ट्रक्चर इज़ वेरी गुड. लाइक आप किसी भी टॉपिक्स की कुछ पढ़ेंगे उसमें स्ट्रक्चर पे बहुत काम करते हैं वो. ठीक है, देन यहाँ पे जैसे क्रिएशन जो पहला टॉपिक, ताकि डायरेक्टली एग्जामिनर को पता चल जाए कि यस जो पूछा गया है उसको एड्रेस किया गया है यहाँ पे. देन एंडोइंग इंडिया विथ अ हिस्ट्री, जैसे दयानंद सरस्वती का स्लोगन था गोइंग बैक टू वेदास. सो ये क्या किया था, बैक टू ये क्या लिखा है यार, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा ये क्या वर्ड लिखा है मैम ने. पास्ट. ठीक है, इन ऑपोजिशन टू ब्रिटिश हिस्ट्री राइटिंग. ठीक है, यहाँ पे है क्रिएशन ऑफ नेशनल. अच्छा ये लिखा है, देखा. लेट्स सी, गोइंग बैक टू वेदास है ये, एंड देन बैक टू अ ग्लोरियन पास्ट. ठीक है, ग्लोरियन पास्ट जो हमारा मतलब पास्ट की हिस्ट्री तो अच्छी रही है ना इंडिया की. ठीक है, तो वो लिखा गया है ऑपोजिशन टू ब्रिटिश हिस्ट्री. देन क्रिएशन ऑफ नेशनल इमेज, जैसे यहाँ पे देखो रविंद्रनाथ टैगोर, टैगोर का भारत माता अलॉन्ग विद द बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट. ठीक है, देन बिगिनिंग ऑफ पॉलिटिकल डिमांड एज अ नेशन, जैसे हेनरी डेरोजियो, राजा राम मोहन रॉय, ये सब है. देखो एग्जांपल लिखा गया कि नॉट जस्ट कि किसी पर्सन का जो स्पेशल थिंग है जो उनकी राइटिंग्स है उसको लिखो, बट समवेयर यू कैन राइट डाउन
द नेम इटसेल्फ, उन्हीं को आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये लिखा गया है। एंड यू कैन सी कि जो प्रिलिम्स का नॉलेज है यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आ जाता है। हम पढ़ते हैं कि हेनरी, ये रविन्द्रनाथ टैगोर का है भारत माता सोसाइटी एंड ऑल, तो ये सब हम पढ़ते हैं, तो उसको जस्ट यूज़ हियर। ठीक है, एंड यहाँ पे है पॉलिटिकल राइट विथ एक्सपेंशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे प्रिकर्सर टू लेटर मूवमेंट। सही बात है, जो लेटर मूवमेंट हुए थे उसके प्रिकर्सर के रूप में इन लोगों ने काम किया था। देन ये है दूसरा जो पॉइंट था, नेशन इमर्जिंग इन दी, नहीं इसी का पॉइंट है, नेशन इमर्जिंग इन लिटरेचर। जैसे यहाँ पे ये देसेर कथा, ये डायरेक्टली ये क्वेश्चन प्री का है, यूपीएससी प्री का ये PYQ है। ठीक है, देसेर कथा किसकी है, ऐसा कुछ पूछा गया था, तो देसेर कथा के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, एंड देन ये सॉन्ग्स, जैसे कुछ सॉन्ग्स जैसे वंदे मातरम, जो आनंद मठ से लिया गया था, ये क्या कर रहा था, ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर। देन क्रिएशन ऑफ एन एनिमी इन द फॉर्म ऑफ ब्रिटिश या फोर्सिवनेस हेल्प्ड इन ब्रिंगिंग इंडियंस टुगेदर। देन ये दूसरा हमारा पार्ट है, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। वुमेन से रिलेटेड क्या चीज़ें हुई थी, जैसे स्पेट ऑफ लीगल इनिशिएटिव्स, जैसे विडो रिमैरिज एक्ट आई थी यस 1856 में। एफर्ट्स ऑफ यस ईश्वर चंद्र विद्यासागर का एफर्ट रहा है काफ़ी वुमेन से रिलेटेड। ठीक है, उन्होंने काम किया था। सती एबोलिशन हुआ था, रेगुलेशन एक्ट आया था 1829 में, 1829 यस। राजा राम मोहन राय का एफर्ट बहुत ज़्यादा रहा है यहाँ पे। ठीक है, एंड विलियम बेंटिक का था यहाँ पे रोल भी था। एंड देन फीमेल इन्फेंटिसाइड एंड फिटिसाइड रेगुलेशन इन बंगाल इन 1790s। अब यहाँ पे देखो, ये एग्जैक्ट अगर नहीं भी पता है तो यू कैन जस्ट राइट डाउन कि 90s के आसपास हुआ था, एंड अर्ली 1800s। ठीक है, इनकरेजमेंट टू वीमेन एजुकेशन। ठीक है, कैसे यहाँ पे है इनकरेजमेंट टू वीमेन एजुकेशन, लेट्स सी। जैसे संस्कृत कॉलेज बाई विद्यासागर, DK कार्वे एंड विष्णु शास्त्री पंडित। यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, फॉर्मेशन ऑफ स्कूल फॉर विडो एजुकेशन। रोल ऑफ ज्योतिबा फुले इन वेमेन एजुकेशन, सी है लोअर कास्ट को लेके। एंड देन ग्रोथ ऑफ वेमेन इनिशिएटिव एंड डिमांड फॉर पॉलिटिकल राइट्स, जैसे विमेंस इंडिया एसोसिएशन, भारत स्त्री महामंडल। ठीक है, ये सब देखो एग्जाम्पल है। देन येट द रोल ऑफ वेमेन रिमेन्ड लिमिटेड विथ मैन। सही बात है, लिमिटेड रहा है, रिमेनिंग एट द फोर फ्रंट एट ऑफ सच मोमेंट इज इमेंसिपेट वेमेन्स। बट ऑल्दो लिमिटेड रहा है, बट इट हेल्प्ड इन मेनी वेज। ऐसे करके आप पॉजिटिव नोट पे यहाँ पे कंक्लूजन लिखा गया। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था कि रोल ऑफ जो हमारे क्या थे सोशल रिलीजियस मूवमेंट हुए थे उसमें कैसे नेशनल कॉन्शियसनेस डेवलप हुई थी, क्या क्या एफर्ट्स किए गए थे, देन विमेन का क्या रोल हुआ था, विमेन से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हुई थी इसके बारे में था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्री का नॉलेज ही आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग है अगर कि क्या उस टाइम पे क्या चल रहा था, एंड कुछ दो चार एग्जाम्पल्स हैं, देन यू कैन राइट, देयर इज नो इशू। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज unity without uniformity and diversity without fragmentation is the essence of unity in diversity. Elaborate. Also explain why diversity is considered an asset for Indian society. अब ये society से related question आएगा, let me just erase this one. Yes, so यहाँ पे क्या है, unity without uniformity and diversity without fragmentation is the essence of unity in diversity. ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, एंड ऑल्सो एक्सप्लेन वाई डाइवर्सिटी इज कंसिडर्ड एन एसेट। क्यों डाइवर्सिटी एक एसेट क्यों है इंडियन सोसाइटी के लिए। तो लेट्स सी, यहाँ से अब हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे थ्योरी लैंग्वेज और मिल जाएंगे यहाँ पे, एंड देन इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में भी। तो लेट्स सी, यहाँ पे देखो मैम ने कैसे स्टार्ट किया है, कोस कोस पर पानी बदले चार कोस पर बानी। तो ये हम जनरली सुनते ही हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जनरली इसको यूज़ कर दिया है। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। देन यहाँ पे
इसको एक्सप्लेन किया गया है फर्दर। द एबव जो ये कपलेट है ये रिफरिंग टू मैसिव ये क्या है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, सही बात, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को ये दिखाता है। इंडिया इन एन is an indication of the coexistence and unity among heterogeneous element in India। सिंपली इसी चीज़ को यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया है। तो यू कैन, अब देखो यहाँ से इसको पढ़ते ही एग्जाम में खुश हो जाएगा कि भाई देखो कितने अच्छे से लिखा गया है। तो यू हैव टू डू दिस एटलीस्ट इन 20 क्वेश्चंस, यू हैव टू डू इट 10 क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चन, वही एक एक मार्क्स आपको फर्दर जो 12 to 15 मार्क्स बढ़ा देंगे आपके पूरे ओवरऑल जो जीएस का स्कोर है। तो ये चीज़ एफर्ट करनी पड़ती है। दिस इज़ द एक्चुअल वैल्यू एडिशन। सो ये जनरल चीज़ें तो सभी पढ़ लेते हैं, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में ये यू कैन सी कि ये सबको आता है, बट जो इनोवेशंस हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन में की जाती हैं। जैसे इंडियन सोसाइटी में अच्छे से हम अपना इनोवेशन कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को जो अपने एफर्ट्स एक्स्ट्रा लगा के अच्छा गेन कर सकते हैं। दैट्स वाई कि यू हैव सीन कि जो टॉपर्स हैं उनका जो है इस पर ज़्यादा फोकस होता है, जैसे सोसाइटी पे, सोशल जस्टिस, गवर्नेंस, दीज आर द लाइक कुछ डाइवर्स टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो इस पर वो अच्छा करता है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी। ये जो ये लाइन लिखी गई थी, ये प्रेज लिखा गया था, व्हाट इट मीन्स, लेट्स सी, इज द ट्रू टेस्ट ऑफ यूनिटी, ठीक है, बिकॉज इट इन्वॉल्व, सॉरी ये कटा हुआ है ना, इट इन्वॉल्व अ डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट फॉर थॉट और कस्टम्स डिफरेंट फ्रॉम अस, ठीक है, सही बात है। अब इसको एनालाइज कैसे कर सकते हैं, लिंग्विस्टिक स्टेट्स लाइक जैसे इंडिया का जो है दो दो डिफरेंट इन टेरेन डिफरेंट है, लैंग्वेज हमारा डिफरेंट है, बाउंड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फेडरेशन, ठीक है। दिल्ली का जैसे यहाँ पे लिखा गया कि एज अ सिटी मार्क्ड बाय डिफरेंट different enclaves, like yet certain what it means यार, ये क्या लिखा गया है, इट्स अ कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर, ठीक है। यहाँ पे दिल्ली के बारे में डिस्क्रिप्शन है कि दिल्ली इज़ अ सिटी मार्क्ड बाय डिफरेंट इनक्लेव्स, ठीक है, येट सर्टेन, सर्टेन लिखा, ये कुछ और लिखा है, आई डोंट नो, बट दिल्ली का डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, ठीक है। लेट्स सी, अब यहाँ पे जैसे दिल्ली को यहाँ पे प्रॉपर बनाया गया है, ओके। सो दिल्ली में कितनी डाइवर्सिटी है उसको यहाँ पे लिखा गया है। देन यहाँ पे देखो एक फिगर बनाया गया है कि ये दिल्ली है, जैसे यहाँ पे है करोल बाग सेंट्रल एरिया में, यस पंजाबी कॉलोनी है, एंड देन CR पार्क है, बंगाली है, एंड देन ये मंजूनका टीला जो है ये तिब्बतन रिफ्यूजीज़ से रिलेटेड एरिया है ये, एंड देन अमर कॉलोनी, यहाँ पे पंजाबी रिफ्यूजीज़ हैं। तो ये दिल्ली का देखो एक ऐसे, दिल्ली में ही डाइवर्सिटी देखी जाती है। तो यू कैन यूज़ दिस वन, लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ इट, लाइक मेरे को नहीं मतलब पता है, बट मैंने कभी ऐसा अज्यूम नहीं किया कि ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ इट इन माई आंसर्स इफ़ लाइक क्वेश्चन ऐसे आएगा तो, सो यू कैन जस्ट ऑल्सो यूज़ इट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, वो एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट एथनिसिटीज़, सही बात है, एंड रिलीजन्स इन, जैसे यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटीज़ में देखा जाता है, एंड देन जैसे यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू, JNU वगैरह है। देखो सिंपल, अब जब हम लिखते हैं, जैसे इन माई केस व्हेन आई राइट दिस लाइन, तो मेरे को लगता है कि यार ये ऐसे तो सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो क्या हम सब थोड़ी मेंशन कर सकते हैं। अब ऐसा सोच के मैं ये भी मेंशन ना करती, तो यू कैन जस्ट यूज़ इट, अपने आंसर्स को सब्सटेंशिएट करो एग्जांपल से। सो JNU बहुत ज़्यादा फिट बैठता है, वही JNU में बहुत सारी पूरे इंडिया से लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ऑल्दो अदर यूनिवर्सिटीज़ में भी है, बट JNU एक लाइक टॉप मोस्ट बोला जाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। देन डिफरेंट स्वराज इन हिंदुस्तानी यस क्लासिकल रागास, जैसे नॉट
homogeneous yet come together in unity to create a melodian रागा. सही बात है, स्वर के बारे में बात करेंगे यहाँ पे, म्यूजिक के बारे में. देन डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन. कैसे? डाइवर्सिटी शुड नॉट मीन एनिमोसिटी. एनिमोसिटी का मतलब नहीं है, मतलब एनिमोसिटी नहीं है मतलब डाइवर्सिटी का. और सेशेशन एनिमोसिटी नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड फॉर खालिस्तान से ये वॉलेंट सेपरेटिस्ट मूवमेंट वगैरह चलते रहते हैं नागालैंड में. एंड यहाँ पे है गो अगेंस्ट आइडिया ऑफ यूनिटी एंड को एग्जिस्टेंस. ये सब अगेंस्ट है को एग्जिस्टेंस एंड यूनिटी के. बट डाइवर्सिटी जो है, डाइवर्सिटी कैन को एग्जिस्ट इन टर्म्स ऑफ डिमांड फॉर ऑटोनॉमी. लाइक जैसे अब लेट्स सी कि जैसे स्पेशल बिकॉज स्पेशल ट्रीटमेंट. जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया गया, जैसे बोडोलैंड टेरिटोरियल एरिया जो काउंसिल है उसको थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है. 5th and 6th शेड्यूल देखो यूज़ किया गया है यहाँ पे. एंड देन यहाँ पे दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बनाया गया है. एंड ये द्रविडियन मूवमेंट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ हिंदी, ये सब भी है. ठीक है. डाइवर्सिटी एज एन एसेट. एसेट कैसे है? अब ये अभी तक हम जो यहाँ पे पढ़ रहे थे वो इन दो सेक्शन को एड्रेस किया जा रहा था. यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी विदाउट फ्रेगमेंटेशन. इसका एसेंस क्या है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी में उसको कनेक्ट करना. जैसे यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को कनेक्ट करो यहाँ, एंड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी को कनेक्ट करो यहाँ पे. एंड देन नाउ वी हैव टू जस्ट सी दिस पोर्सन यहाँ पे जो है. ऑल्सो एक्सप्लेन वाई डाइवर्सिटी इज कंसिडर एसेट. कैसे एसेट है इंडिया का? तो अब यहाँ पे हम बहुत सारे स्टेपल यूज़ कर सकते हैं, सोशल लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कैसे ये सॉफ्ट पावर जनरेट करता है. ठीक है. तो ये चीज़ें हैं. लेट्स सी. जैसे ये देखो अगेन इकोनॉमिक एसेट कैसे है. डाइवर्सिटी स्टेपल, यहाँ पे बहुत अच्छे से स्टेपल यूज़ हो जाएगा. ठीक है. स्टेपल और स्पेशल कुछ भी जो भी हम पढ़ते हैं. तो यहाँ पे डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट. जैसे इकोनॉमी से रिलेटेड हम देख रहे हैं ना, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट. जैसे ब्रांड इंडिया, यूज़ ऑफ जीआई टैग्स यूज़ किया जाता है. जैसे पश्मीना वूल, कानपुर लेदर आइटम्स. यहाँ पे देखो एक दो ये भी एग्जांपल यूज़ किया कर दिया गया है. देन कल्चरल एसेट, रिच बेस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज. रिच बेस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज. ठीक है. एंड देन जैसे यहाँ पे है ये क्या है? नॉलेज ऑफ सिद्धा मेडिसिन को लेके. एंड देन कल्चरल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, कल्चरल हो गया. एंड देन पॉलिटिकल हम देख सकते हैं यहाँ पे कोऑपरेटिव एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म. नीति आयोग का जो ये है पुश करता है, पुश स्टेट टू डू बेटर. ठीक है. पॉलिटिकल एसेट हो गया हमारा. एंड यहाँ पे एक अगर समय यहाँ पे प्लेस होता है तो एक चीज़ हम और ऐड कर सकते थे कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या है सॉफ्ट पावर जनरेट करने में. जैसे एग्जांपल में जैसे वो हुआ था कि ऋषि सुनक थे ना, जो फॉर्मर पीएम ऑफ यूके. उन्होंने कैसे काजू कतली खाई थी या कोई मिठाई खाई थी. ठीक है. एंड रिसेंट एग्जांपल मैं अभी बता रही हूँ. जैसे मैंने मन की बात अभी सुनी थी तो उसमें आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक चीज़ बोली थी, इरिका हुबर. ठीक है. इरिका हुबर थी, हुबर हैं जो कहाँ के हैं? पराग्वे की हैं. तो वो कैसे आयुर्वेदा के बारे में वो लोगों को बता रही हैं. आयुर्वेदा से लेके आयुर्वेदा से रिलेटेड चीज़ों के बारे में वो कंसल्टेशन का काम करती हैं. तो ये भी एक हमारा सॉफ्ट पावर है. तो सॉफ्ट पावर भी दिखा सकते हैं. तो लेट्स सी. अब यहाँ पे कंक्लूजन में यूनिटी born in uniformity, so only mechanized unity, but a unity born of differences is true organic solidarity. This line is like very beautiful line. यहाँ पे you can just use this line itself. यहाँ पे मगअप करने की ज़रूरत नहीं है, बट एक दो बार जब आप ये चीज़ देख लोगे, पढ़ लोगे 2-3 बार ये कॉपी को, देन इजीली ये इंटरनलाइज हो जाएगा एंड यू कैन यूज़ इट. ठीक है. यूनिटी बॉर्न इन यूनिफॉर्मिटी, लाइक ओनली मैकेनाइज्ड यूनिटी है. ठीक है. बट यूनिटी बॉर्न इन डिफरेंसेस इज ट्रू ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी. सो ये देखो कितने अच्छे से यूज़ किया गया है. नेक्स्ट देखते हैं. सो बहुत सारी चीज़ें हमें जो एग्जाम्पल्स एंड ऑल हैं वो सोसाइटी एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स वगैरह मिल जाते हैं टॉपर्स की कॉपी से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे.
कोविड-19 के बारे में, कोविड-19 इज़ मोर देन अ मेडिकल क्राइसिस. इट हैज़ exacerbated structural inequality, increased vulnerability of marginalized section and strained social institutions. एक्सप्लेन करो. तो ये कोविड-19 से रिलेटेड क्वेश्चन है. ये मोर देन है मेडिकल क्राइसिस से कुछ ज़्यादा है, ठीक है. इट हैज़ एक्सर्बेटेड स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटी को ये दिखाता है एंड इंक्रीज वल्नरेबिलिटी ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन एंड स्ट्रेन सोशल इंस्टीट्यूशन. बेसिकली ये वल्नरेबल सेक्शन को कनेक्ट कर दिया गया है, इनइक्वालिटी को कनेक्ट कर दिया गया है कोविड-19 से. लेट्स से द कोविड-19 पैंडेमिक गोइंग बियॉन्ड द यस मेडिकल डोमेन हैज़ बिकम अ मार्कर ऑफ टाइम, ठीक है. सो ये क्या है, रेडिकली affecting all aspect of social life and changing the social fabric of India, ठीक है, सही बात है. then structural inequality, स्ट्रक्चरल इनइक्वालिटीज़ जो है रेडिकली इंक्रीज हुआ है. जैसे कैसे, यहाँ पे पोवर्टी के बारे में अब यहाँ पे सिंपल जो डेटा वगैरह है उसको कनेक्ट किया गया, लिखा जाएगा यहाँ पे. जैसे मिलियंस ऑफ पीपल पुश्ड इनटू पोवर्टी, कैसे यहाँ पे है कुछ रिसर्च सेंटर ने ये बताया कि पुअर इन इंडिया लाइक ये जो है $2 अ डे, लेस देन $2, समझ रहे हो. एंड ये इंक्रीज हुआ है 75 मिलियन तक, ठीक है. देन इनइक्वालिटी पॉवर्टी है, देन इनइक्वालिटी है जैसे ऑक्सफैम. ये इनइक्वालिटी की बात आई तो जस्ट रट लो कि ये ऑक्सफैम को दिखाना ही दिखाना है. तो ये है ऑक्सफैम इनइक्वालिटी. ये यू कैन से ये वायरस वेल्थ ऑफ इंडिया, जैसे इंडियन बिलियनियर इंक्रीज्ड बाय 35%. इनफॉर्मल वर्क फोर्स, जैसे यहाँ पे है कंप्यूटर, ये क्या है, ये है 75% ऑफ जॉब लॉस्ट. अच्छा, ओके 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 ओके, ठीक है. इनफॉर्मल वॉरफेयर, सो 75% ऑफ जॉब लॉस्ट. ये कंप्यूटर बेस्ड काम होने लगा था ना, तो उससे काफ़ी ज़्यादा जॉब लॉस हुआ था. विमेन वर्कर से रिलेटेड पेमेंट भी 83% सब्जेक्टेड टू कट इन इनकम, सही बात है. इनकी इनकम कम हुई थी, ऑक्सफैम की रिपोर्ट है. तो यू कैन सी हेयर कि जैसे अब ये ऑक्सफैम की है, ये चीज़ आप लिखोगे कि 83% सब्जेक्टेड टू कट इन इनकम, बट अगर ये लिखोगे तो इतना ऑथेंटिक नहीं लगेगा. बट ये जो है जब आप ऑक्सफॉर्म ये ऑथेंटिक उसका सोर्स लिखते हो, देन इट विल ऑल्सो हेल्प यू कि आप ऑथेंटिक चीज़ें लिख रहे हो, कुछ भी हवा में नहीं लिख रहे हो. तो दैट्स वाई कि जो भी कम डेटा याद करो बट विथ ऑथेंटिक सोर्सेस, ठीक है. देन मार्जिनाइज सेक्शंस देखा जाए यहाँ पे वनरेबल, जैसे विमेन से रिलेटेड, विमेन प्रेजेंस ऑफ सैडो पेंडेमिक, सही बात है, सैडो पेंडेमिक. एंड जैसे यहाँ पे NCW का था, डोमेस्टिक वायलेंस केस इंक्रीज हुआ था 2.5 टाइम्स. ये फरवरी में 2020 का टाइम की बात है. ट्राइबल पॉपुलेशन की बात कर जाते हैं, पुअर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सब्जेक्ट टू ग्रेटर मॉर्टेलिटी रेट, सही बात है. एंड रूरल एरिया में देखा जाए तो ये अंडर कंटिन्यूइंग ऑफ डेथ्स, सही बात है. फिनोमेना ऑफ फ्लोटिंग बॉडीज इन यस गंगा इन रूरल बिहार एंड यूपी. चिल्ड्रन से लेकर देखा जाए तो ये है स्टेट ऑफ इन्वायरमेंट रिपोर्ट. ये जो इन्वायरमेंट जो रिपोर्ट है वो बता रही थी 375 मिलियन चिल्ड्रन जो है वहाँ पे पैंडेमिक जनरेशन हुआ. ग्रेट लॉस इन लर्निंग एबिलिटी में उनके काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ. एल्डरली से रिलेटेड क्या है, लैक ऑफ ये क्या है, लैक ऑफ केयर, ओके, लैक ऑफ केयर, केसेस ऑफ लोनलीनेस के देखे गए थे यहाँ पे. सोशल इंस्टीट्यूशंस इम्पैक्ट की बात करते थे तो यहाँ पे है फैमिली वेस्टर्न कंट्रीज ग्रेटर इंस्टांसेस ऑफ डाइवोर्स देखे गए हैं ड्यू टू कोहैबिटेशन. एंड केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वो इंक्रीज हुआ था. ओल्ड एज होम्स हैव सीन अ spurred in membership due to economic burden imposed. Yet these have been positive examples of dealing with this crisis as well. जैसे philanthropic work by अजीम प्रेम जी, जैसे फाउंडेशन थी इनकी 22 करोड़ डोनेटेड डेली, सही बात है.
यहाँ पे है देन गांधी जी का ट्रस्टी मॉडल। गवर्नेंस, गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का ये गरीब कल्याण योजना एम्ड टू एलिवेट सफरिंग्स ऑफ द मोस्ट पुअर। सो एम्प्लॉयमेंट मैपिंग करी गई थी बाय स्टेट गवर्नमेंट्स फॉर माइग्रेंट को लेके, माइग्रेंट वर्कर जो थे। कोविड क्राइसिस हैज़ thus highlighted द इशू ऑफ डी ग्रोथ, ये देखो अच्छा कीवर्ड है, डी ग्रोथ, इम्पोर्टेंस ऑफ चैलेंजिंग जीडीपी एज द सुप्रीम गोल ऑफ प्रोग्रेसेस। तो उसे देखो जीडी कोविड-19 को कनेक्ट किया गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। cities are economic powerhouses, but they also act as ecological black holes. In light of this statement, discuss how the positive and negative aspect of urbanization interact with each other। ठीक है, तो ये पूछा क्या गया है कि cities are economic powerhouses हैं, but they also act as a ecological black holes। ठीक है, in light of this statement, discuss how the positive and negative aspect of urbanization interact with each other। ठीक है, let's see। As per UN World Liberalization Prospect जो था, ये 34% ऑफ इंडिया का जो पॉपुलेशन है लिव्स इन सिटीज़। सही बात है, इंक्रीज बियॉन्ड 50%, ये आंकड़ा रखा गया है कि 50% हो जाएगा, 50% से अधिक हो जाएगा 2052 तक। देन अब दिस इज़ योर ड्यूटी कि ये जाके सर्च करो कि अभी ये प्रेजेंट में क्या ये हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, क्या अभी ये भी रिलेवेंट है। एंड इन माय ओपिनियन मैं बोल सकती हूँ कि ये वाली चीज़ तो अभी रिलेवेंट है। ठीक है, आई थिंक ये पूरा डेटा ही रिलेवेंट है, इस पर एक बार सर्च कर लेना, बट ये चीज़ हम यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में डायरेक्टली। ठीक है, इकोनॉमिक पावर हाउसेस की बात करा जाए तो ये है 65% ऑफ कंट्रीज जीडीपी। ये पे है, जैसे ये मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का ये रिपोर्ट है, 65% ऑफ कंट्री की जीडीपी। यहाँ पे है प्रेजेंस ऑफ लार्ज फैक्ट्रीज, एनर्जी, ये है एंड ये क्या है, लार्ज पॉपुलेशन, ओके, लार्ज पॉपुलेशन एंड सेंटर्स ऑफ इनोवेशन, दिल्ली, बेंगलुरु। ठीक है, इकोनॉमिक पावर हाउसेस हैं ये सब, कुछ एरिया है इकोनॉमिक। देन इकोलॉजिकल ब्लैक होल्स की बात करा जाए तो ये क्या है, मेजर इकोलॉजिकल ब्लैक होल्स, तो यहाँ पे क्या है, मेजर सोर्स ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है, फैक्ट्री एमिशन हो रहा है। एंड वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ कंक्रीट, सीमेंट एक्सेट्रा, जिससे कि हीट इज लैंड बढ़ रहा है, मतलब हीट बढ़ रहा है। एंड डिस्टर्ब वाइल्ड लाइफ पैटर्न्स लाइक इफेक्ट ऑफ टेलीफोन्स लाइक सिटीज़ ऑन बर्ड। सही बात है। देन यहाँ पे है कंस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन बोथ, कैसे, लेट्स सी, क्रिएशन ऑफ लार्ज इंडस्ट्रीज। सही बात है, जैसे बेंगलुरु एक आईटी हब है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जैसे यहाँ से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होंगी। देन इंडिया एज अ नॉलेज इकोनॉमी बनेगा। ठीक है, हाउएवर नेगेटिव जो इम्पैक्ट है ये हमारा पॉजिटिव है। नेगेटिव क्या है, ग्रोथ ऑफ हाउसेस एंड ऑफिसेस, ये इसमें ग्रोथ होगा तो इससे क्या होगा कि ये कॉन्क्रीटाइजेशन बढ़ेगा एंड वेहिकुलर कंजेशन बढ़ेगा, जिससे एब्सेंस ऑफ ग्रीन हाउस वेहिकुलर एमिशंस एंड SO2 NO2 ये सब बढ़ेगा। एंड इससे क्या होगा, एसिड रेन होगा एंड ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। तो ये प्रॉपर देखो फ्लो चार्ट बना के यहाँ पे बता दिया गया है कि ये पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे है, ये है रिडक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ रनिंग इकोनॉमी इज अ बूस्ट टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, प्रोडक्शन है ना, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, देन जैसे यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट होंगे तो क्या होगा कि मेक इन इंडिया का इनिशिएटिव जो है उसके थ्रू हम यहाँ पे क्या करेंगे, बूस्ट करेंगे एक्सपोर्ट सप्लाई चेन को। ठीक है, बट हाउएवर यहाँ पे क्या हो सकता है कि इंटीग्रेटेड सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट जनरेट होगा, डम्प्ड इनटू रिवर्स एंड ड्रेन्स,
ये डंप किए जाएंगे। जैसे यहाँ पे यूएन की रिपोर्ट है 65% ऑफ सी वेज वाटर जो है अनट्रीटेड इन इंडियन सिटीज़। ये यूएन की रिपोर्ट है। 65% ऑफ सी वेज वाटर जो होता है वो अनट्रीटेड है इंडियन सिटीज़ में। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे साइमल्टेनियसली अगर देखा जाए तो ये पे है पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो सकता है। यहाँ पे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स होंगे, जैसे लेदर इंडस्ट्री कानपुर की है। यहाँ पे इम्पैक्ट ऑन मरीन एंड ग्रीन इकोसिस्टम, जैसे एग्जांपल यहाँ पे डिस अपीयरेंस ऑफ स्पैरो फ्रॉम यस अर्बन स्पेसेस। यहाँ पे क्या होगा कि सपोर्टिंग लार्ज पॉपुलेशन, जैसे धारावी, ये बॉलीवुड इंडस्ट्री एंड ऑल। यहाँ पे क्या है डिटेरियोरेटिंग एयर क्वालिटी, जैसे दिल्ली स्मॉग सिटीज़। देन नेवर इंटरेक्शन कैन ऑल्सो बी envisaged, yes, combining economic growth with sustainability to achieve SDG 11, यस सस्टेनेबल सिटीज़। यहाँ पे देखो इस SDG को कनेक्ट किया गया है। दैट्स वाई सम चीज़ें, कुछ चीज़ें जो है यू हैव टू प्रिपेयर वेल, लाइक जो कि बहुत जगह पे यूज होता है, कि चाहे वो कंक्लूजन हो या बीच के स्टेजेस में है, एक पैरा से दूसरे पार्ट में आप जा रहे हो तो वो आप यूज़ कर सकते हो। देयर आर मल्टीपल प्लेसेस वेयर वी कैन यूज़ दोज थिंग, लाइक जैसे SDG याद होने चाहिए सारे SDG। सो SDG एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, फंडामेंटल राइट्स एंड DPSPs, ठीक है। और जो कुछ फ्लावरी जो वर्ड्स होते हैं, या यूँ कह लो कि स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की, जैसे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये वाला ऐसे कुछ जो चीज़ें हैं उसको जस्ट सेपरेटली नोट डाउन इन सेपरेट पीस ऑफ पेपर एंड जस्ट यूज़ इट। इसको मकअप कर लो एंड इसको यूज़ करो बहुत ज़्यादा, ठीक है। इट विल हेल्प यू टू राइट अ गुड कंक्लूजन। देन वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे पंचामृत का जो टारगेट है, ग्लासगो गोल है हमारा। एंड सिटीज़ सेंटर्ड अराउंड पब्लिक एंड इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ पे जैसे नीदरलैंड। यूज़ ऑफ ब्लू ग्रीन वाटर कंसंट्रेशन, ये फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, जैसे मीर साकर कमेटी रिपोर्ट है। सो ये चीज़ हम पढ़ते हैं GS3 में, ठीक है। जो GS3 में जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, मिहिसा की कमेटी की रिपोर्ट एंड दलवई जो पैनल रिपोर्ट है। सो डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि हम वहीं पे यूज़ करें, कहीं भी यूज़ हो जाए, जस्ट यूज़ इट, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट को कनेक्ट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, एग्जामिन द चेंज इन लैंड यूज पैटर्न, ठीक है। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड इट्स रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज। आप लैंड यूज पैटर्न को क्लाइमेट चेंज से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, इंडिया comprises 2.4% of the world's land surfaces area and 17% of its population, ठीक है, सही बात है। whose use and utilization has radically altered since independence, सही बात है। तो बेसिक डेटा है ये, अभी भी रेलिवेंट है, जस्ट यूज इट। then change in use and climate change impact, let's see। एग्रीकल्चरल लैंड डिक्रीज हुआ है विथ ग्रेटर फ्रेगमेंटेशन। एग्री सेंसस हुआ, जैसे इसमें बोला गया कि 1 स्क्वायर हेक्टेयर जो है एवरेज साइज है हमारा, सही बात है। एंड देन यहाँ पे इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ कल्टिवेशन एंड मोर फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ बढ़ रहा है, एंड एसिडिफिकेशन उससे हो रहा है, सेलिनेशन बढ़ रहा है। सो इससे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ग्रीन एरिया में कमी आ रही है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा इधर वाले का, लेदर इंडस्ट्रीज, इमिशन ऑफ टॉक्सिक फ्यूम्स यहाँ पे है। एंड यहाँ पे क्या है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, जैसे मैन्युफैक्चरिंग शेयर ग्रोथ जो है हमारा वो 25% के अराउंड है। देन इधर साइड में हम देख सकते हैं क्या है, क्लाइमेट चेंज पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, कि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ बढ़ेंगी यहाँ पे, लैंड एंड पोल्यूटेंट वगैरह अफेक्ट करेंगे, टेम्परेचर को राइज होगा, ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या ग्रेटर अर्बनाइजेशन होगा, तो मोर देन 34% इंडियन लाइव्स इन सिटीज़। इंडियन जो होता है लिव इन सिटीज़ में रहते हैं। तो इससे क्या होगा, ग्रेटर कंसनट्रेशन बढ़ेगा। इससे क्या होगा, हमारा सीमेंट का यूज़ ज़्यादा हम करेंगे, कंक्रीट यूज़ करेंगे, जैसे क्या होगा, हीट वेव्स बढ़ेंगे एंड अर्बन हीट इसलैंड्स बढ़ेंगी, ठीक है, यहाँ पे है।
देन इधर रैम्पेंट डिफॉरेस्टेशन होगा, जैसे पन्ना टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट जो है ये हमारा केन बेतवा प्रोजेक्ट वगैरह। इससे क्या होगा, हमारा रिडक्शन इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में कमी आएगी, एंड प्रोडक्शन ऑफ जैसे लंग्स ऑफ अर्थ जो बोलते हैं, उससे ग्रेटर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। हाँ, तो इधर है हमारा फिर वाटर लैंड, जैसे यहाँ पे बीइंग रिक्लेम्ड फॉर हाउसिंग प्रोजेक्ट लाइक राइजिंग पॉपुलेशन, बट यहाँ पे राइज इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर लीडिंग टू ड्रॉट, acted as a cooling agent, and disaster barriers like greater influence of uh, adverse weather events, reclaiming of wetlands and masses for city expansion, Mumbai coast, ये सुंदरबन डेल्टा, साइक्लोन अम्फन इन बंगाल। जैसे इससे क्या होगा, ओवरऑल देखा जाए तो राइज इन ग्लोबल वार्मिंग, सडन सडन चेंजेस इन इंडियन मॉनसून, जैसे यहाँ पे चेन्नई केरला फ्लड वगैरह बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ क्लाइमेट पैटर्न्स एंड हैज इंक्रीज्ड, इससे ये भी बढ़ा है। आईपीसीसी की सिक्स्थ जो असेसमेंट रिपोर्ट है वहाँ पे ये बताया गया है कि चेंजेस इन लैंड यूज पैटर्न एज अ रीजन फॉर राइजिंग, सही बात है, राइजिंग हीट वेव्स इन नॉर्थ इंडिया, वाइल इरेटिक रेन्स इन दी साउथ, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, इस वाले में ही हम इसको खत्म कर देते हैं, दो क्वेश्चन और है, वाई टू मेक नेक्स्ट वीडियो ऑन ऑल्सो, दो ही क्वेश्चन है तो इसी में खत्म करते हैं। Indo-Pacific region has assumed great geopolitical significance in present context. Discuss. Let's see. Indo-Pacific region के बारे में पूछा है, इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बढ़ा है, मतलब बहुत ज़्यादा है, एंड प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसको डिस्कस करना है। लेट्स सी। Indo-Pacific region today lie at a locus of the modern world order, with the rise of the region as a geopolitical uh, arena of rising political and economic confrontation. अब यहाँ पे है, it is very likely to make such maps, because ये इंडो पैसिफिक रीजन के बारे में बोल रहा है, तो you have to make this। अब यहाँ पे क्या है, आप ऐसे भी बना सकते हो, आप यहाँ पे कोऑर्डिनेट पे भी बना सकते हो, डिपेंडिंग ऑन दी कि कितना कंटेंट आपको इस पे पता है। इफ यू डोंट हैव सफिशिएंट कंटेंट, देन जस्ट मेक इट इन बिटवीन, ठीक है। अगर पता है तो आपको साइड में बना के यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन एंड पैसिफिक ओशन, तो कॉन्फ्लुएंस है, इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे यहाँ पे मेजर सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे यहाँ पे ये, हाँ सही बात है, सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑयल स्पाइसेस एक्सेट्रा पासिस थ्रू दी मलक्का स्ट्रेट, से ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है यहाँ पे जो कि फैसिलिटेट करता है, फैसिलिटेटेड बाय करंट्स एंड क्लियर वाटर फॉर नेविगेशन। यहाँ पे है मिनरल सोर्सेज भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जैसे ओशन बेड टोपोग्राफी है, माइनिंग ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स, कोल बेड मीथेन एंड अदर रिसोर्सेज, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स वगैरह यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है, इसका भी इंपॉर्टेंस है। प्रेजेंस ऑफ इम्पोर्टेंट इमर्जिंग पॉलिटिकल पावर्स, जैसे चाइना, इंडिया, यस, ऑस्ट्रेलिया एक्सेट्रा, ये सब इमर्जिंग पॉलिटिकल पावर्स हैं, ठीक है, विद ग्रोइंग जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस, इनका भी बहुत ज़्यादा है जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस। ग्रोथ ऑफ राइवल पॉलिटिकल एंड कॉपरेशन सिक्योरिटी एंड ग्रुप्स, जैसे यहाँ पे क्वाड का लेके, क्वाड मेंबरशिप, इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस जैसे मालाबार एक्सरसाइज करी जाती है, एंड देन रीजनल टेरिटोरियलिज्म और इसलैंड, जैसे डिफरेंट नोशंस ऑफ कंट्रोल, जैसे यहाँ पे है नाइन डैश लाइन, यस, डिफाइंड बाय चाइना, कॉन्फ्लिक्ट है या इससे स्कॉर्बुक, सोल एंड स्प्रैटले एक्सेट्रा, ये फिलीपींस एंड कोरिया एक्सेट्रा के बीच में, ठीक है। Conflict over area of influence in the Indo-Pacific is to ensure control over its rich economic resources, जैसे strategic locations, and ensure freedom of navigation. India is at a forefront of this effect, ठीक है, this effort to establish uh, a, a rules based, ठीक है, Indo-Pacific region in the absence of hegemony of, yes, hegemony नहीं होनी चाहिए, and any country in the interest of international cooperation and peace।
तो ये क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये इसमें जैसा होता है ना कि आपको कंटेंट नहीं बता आ रहा, तो आप जनरल चीजें, बस अच्छी अच्छी चीजें, अच्छी फ्लावरी लैंग्वेज यूज कर लो। यहाँ पे देखो स्कोर बॉक्स होल एनोमोल, मतलब जो प्री का नॉलेज है उसको यूज कर करके कैसे कैसे आप मतलब लिख सकते हो। एंड एट द एंड है ये लास्ट आंसर्स है, तो यू विल सी कि यार जो जो क्वालिटी हमारे फर्स्ट जो 10 आंसर्स में होती है वो लास्ट में आते आते टाइम के कंस्ट्रेंट की वजह से हम बस ऐसा लगता है कि बस कंप्लीट करो कंप्लीट करो, बिकॉज कंप्लीटिंग द पेपर इज ऑल्सो अ चैलेंज। ठीक है, तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कॉपी एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे इज ऑल्सो। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन इज कीपिंग इन माइंड द फाइंडिंग ऑफ सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट, वही अगेन सिक्स्थ असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में पूछा है। डिस्कस वेदर इंडिया शुड अडॉप्ट इकोनॉमी वाइड नेट जीरो एमिशन टारगेट, अडॉप्ट करना चाहिए कि नहीं। लेट्स सी, सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट थी जो आईपीसीसी की, वो हाईलाइट करती है वंस अगेन दी impeding inevitability of global warming, जैसे स्ट्रेसिंग ऑन नीड टू मेक इनहेंस्ड कमिटमेंट बाय नेशंस। ठीक है, एथिकली फाइंडिंग इसका क्या है कि हाईलाइटेड importance of commutative emissions over current emissions, determining warmings। ठीक है, emphasis on historical polluters responsibility। लेट्स सी कि ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ बिकॉज यहाँ पे एज सच बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल एंड ऑल नहीं मिलेगा, बस सिंपली उस रिपोर्ट के बारे में है, तो जो भी चीज़ें आपको पता है उसको लिख दो। ठीक है, क्वालिफिकेशन फॉर करेंट एंड अवेलेबल हीट बजट, ये जो हमारा जो टारगेट है, एंड इम्पैक्ट ऑफ इंडिया, इम्पैक्ट ऑन इंडिया एंड ऑल लाइक डेवलपिंग कंट्रीज पे क्या इम्पैक्ट होगा, इंक्रीज हीट वेव, राइजिंग टेम्परेचर, या फिर इरेटिक मानसून्स वगैरह, हैवी इरेटिक रेनफॉल, साइक्लोन्स वगैरह बढ़ रहे हैं, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इंक्रीज थ्रेट टू स्मॉल लैंड को ज़्यादा थ्रेट है, दिस इज ऑन एडॉप्शन एंड अपार्ट फ्रॉम मिटिगेशन के अलावा अडॉप्शन पे भी काम करो। नेट जीरो टारगेट जो हमारा रिसीविंग अडॉप्ट टू, ये भी है यूके न्यूजीलैंड यूएस एंड ऑल, ये ग्लास को सबमिट जो हुआ था ये 2070 तक। सो इनहेंस्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये वो बहुत अच्छी अच्छी बस फ्लावरी लैंग्वेज यहाँ पे यूज़ करी गई है। सो हाउ एवर क्वेश्चनिंग जो है वो क्या है, इंडियाज नॉट अ हिस्टोरिकल पॉलिटन, इंडिया हिस्टोरिकल पॉलिटन नहीं है। जैसे अब ये देखो प्रॉपर यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है कि कितना किसका कंट्रीब्यूशन है। चाइना 28%, इंडिया का केवल 7% है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये इतना है, बट जो हिस्टोरिकल पोल्यूटर्स हैं वो 34% कंट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस एमिशन कंट्रोल इन 19 इसका रिपोर्ट है। ठीक है, पर कैपिटा एमिशन एंड ऑल ये है। then needs of development, less emission due to poverty, not sustainable growth in past, responsibility of developed countries. India has taken a major step of declaring net zero goal. Panchamrit principle, this must be supported by adequate funding and hand-holding technologically transfer in interest of global equality and achievement of SDG 13 climate change का है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डन। तो व्हाट वी डू नेक्स्ट, लेट्स डिस्कस 1 और 2 मिनट में हम ये देख लेते हैं कि अभी हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं। तो ये कॉपी हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने जो है बहुत सारी कॉपियाँ पढ़ ली हैं। सोशियो का मेरे को ध्यान नहीं, बट सोशियो में मैंने बहुत सारी कॉपियाँ पढ़ी है, बीट सृष्टि देशमुख मैम। ठीक है, सृष्टि देशमुख मैम की कॉपी पढ़ी है, और इस साल के टॉपर जो वर्धा खान है उनकी कॉपी पढ़ी है। ठीक है, तो बहुत सारी कॉपीज मैंने पढ़ी है। वैभव आनंद शर्मा सर की कॉपी पढ़ी है। ठीक है, और यहाँ पे जीएस में अगर देखा जाए तो मैंने एशियन में बहुत सारी कॉपी करी है, इंक्लूडिंग अनुदीप दुसरती सर की कॉपी। ठीक है, एनसीपी शर्मा मैम की कॉपी, इशिता किशोर मैम की कॉपी। ठीक है, जीएस 1 में ये मेरी कॉपी कंप्लीट हो जा रही है, श्रुति शर्मा मैम की कॉपी। एंड जीएस 2 में मैंने इन्हीं की कॉपी पढ़ी है अभी। तो अभी हम नेक्स्ट लेट्स सी कि इशिता किशोर मैम की कॉपी पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी जीएस 1। सो माय टारगेट इज कि 2023 2021 से 2021 2022 2023 के जो रैंक 1 है, ठीक है, इनकी जो जीएस की कॉपीज हैं उसको मेरे को कंप्लीट करना है। तो ऑलरेडी मैंने श्रुति शर्मा मैम की कॉपी पढ़ ली है, जीएस 4 की भी। जीएस 4 में एक्सेप्ट जो वो है केस स्टडी वाला पार्ट है, थ्योरी वाला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, उसको आप देख सकते हो, सेपरेट प्ले लिस्ट मैंने बना रखा है। एंड देन जीएस 2 की एंड जीएस 1 की भी श्रुति शर्मा मैम की कॉपी पढ़ ली है। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट हम देखेंगे इशिता किशोर मैम की कॉपी, एंड देन हम आदित्य श्रीवास्तव सर की कॉपी पढ़ेंगे। तो ये हमारा टारगेट है। सो वी विल मीट इन
next video. So till then, take care of yourself. Thank you so much. See you next time.